प्रिय विद्यार्थियों, अपना पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास। टॉपिक है मुगलकालीन स्थापत्य कला। स्थापत्य कला किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी अनिवार्य है। स्थापत्य कला से क्या अभिप्राय है, यह अपन को सबसे पहले समझना जरूरी है। स्थापत्य कला से अभिप्राय वह कला जिसमें स्मारक, भवन, महल, किले, बावड़ियाँ, हवेलियाँ आदि प्रस्तर से निर्मित, यानी पत्थर, ईंट, चूना, इस प्रकार की सामग्री से निर्मित जो भवन होता है उसे हम स्थापत्य कला का प्रमाण मानते हैं। मुगल काल में स्थापत्य कला की शुरुआत बाबर ने की थी। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना के साथ दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। बाबर ने अपने समय में एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। और भी कुछ ऐसे बाबर के समय की स्थापत्य कला के प्रमाण हैं, लेकिन चूंकि बाबर का समय कम था, 1526 से 1530 से लगभग 4 वर्ष तक का बाबर का समय रहा, इसलिए वह लंबे समय तक कोई बहुत महत्वपूर्ण स्मारक बनाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन बाबर के समय से मुगल स्थापत्य की नींव शुरू हो चुकी थी। मुगल कालीन सुल्तानों में स्थापत्य कला का कार्य अनवरत रूप से चलता रहा, लेकिन बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। हुमायूं अपने जीवन काल में स्थायी शासन नहीं कर सका। कुछ उसके स्वयं के दुर्भाग्य थे, अथवा उसका स्वयं का व्यक्तिगत स्वभाव या उसकी जीवन शैली ऐसी थी जिसके कारण उसे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह मुगल बादशाह के पद से पदच्युत भी हुआ, उसे शेरशाह सूरी ने परास्त भी किया, लेकिन अंत में वापस उसने मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभाला। और उसके बाद में अकबर, जो एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में मुगल वंश के अंतर्गत अवतरण होता है, अकबर ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण स्थापत्य कला में, भवन निर्माण कला में योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि अकबर के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला की काफ़ी उन्नति हुई। कुछ महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया गया, कुछ महत्वपूर्ण महल और भवनों का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार से अकबर के शासनकाल में भी मुगल स्थापत्य कला की अत्यधिक उन्नति हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम अकबर के बाद में जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर को स्थापत्य कला में इतनी रुचि नहीं थी जितनी चित्रकला में रुचि थी। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर स्थापत्य के बजाय चित्रकला में विशिष्ट रुचि रखता था, इसलिए जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की अत्यधिक उन्नति हुई। जहांगीर के बाद में उसका पुत्र जहांगीर के बाद में उसका पुत्र शहजादा खुर्रम शाहजहां गद्दी पर बैठता है। शाहजहां एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसे स्थापत्य कला में बहुत अभिरुचि थी। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास हुआ। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल की स्थापत्य कला को मुगल युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसलिए मुगलकालीन शासकों में शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यधिक उन्नतिशील माना जाता है। अब हम बात करते हैं मुगलकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। स्थापत्य कला को अध्ययन करते समय हमें 2 प्रकार के तथ्यों पर जानकारी होनी जरूरी है। पहला ये कि स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी। दूसरी बात ये स्थापत्य कला के कौन कौन से प्रमाण हैं, तो प्रमाणों के नाम और उनकी निर्माण की विशेषता क्या थी। इन 2 चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है।
प्रिय विद्यार्थियों, हम अगर मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो पहला पॉइंट आता है विशाल गुंबद एवं मेहराबी कला। मुगल शासकों ने जितनी भी मस्जिदें या जितने भी जो भी इमारतें बनाई उसमें गुंबद महत्वपूर्ण था। गुंबद और मेहराब, ये दो चीज़ें मुगल स्थापत्य कला का प्रमुख आधार था। मेहराबी कला मुगल स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कला के रूप में विकसित हुई थी, इसलिए पहला जो तत्व है वह गुंबद एवं मेहराबी कला। दूसरा पॉइंट आता है सुंदर पत्थरों का प्रयोग। आपको जानकारी होगी, शाहजहां ने आगरे के ताजमहल का निर्माण करवाया। आगरे के ताजमहल में प्रसिद्ध पत्थर संगमरमर का प्रयोग किया गया। इस प्रकार मुगल बादशाहों ने जिस किसी भी इमारत का निर्माण कराया उसमें सुंदर पत्थरों का प्रयोग किया, इसलिए पत्थर शैली का भी इसमें पत्थर को उकेरा गया। इस प्रकार से मुगल कालीन स्थापत्य कला में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि स्थापत्य कला में जो भी भवनों का निर्माण हुआ उसमें अत्यधिक पत्थरों का प्रयोग अत्यधिक किया गया। तीसरा पॉइंट आता है भारतीय एवं इस्लामिक शैली का मिश्रण। मुगल स्थापत्य कला चूँकि ईरान, इराक, फारस उससे प्रभावित थी और स्थानीय भारतीय प्राचीन जो स्थापत्य कला है, खजुराहो हो, कृष्णदेवराय के मंदिर, दक्षिण के मंदिर, खूब सारे ऐसे मंदिर हैं जो हिंदू स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। तो हिंदू स्थापत्य कला और इस्लामिक स्थापत्य कला के सम्मिश्रण के द्वारा भी कुछ इस प्रकार के भवनों का निर्माण हुआ, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भारतीय और इस्लामिक शैली का इस मुगल काल में विकास हुआ। चौथा पॉइंट आता फूल पत्तियों के अलंकरण की प्रधानता। प्रिय विद्यार्थियों, मुगल काल में अलंकरण के लिए मानवीय चित्रों का निषेध था। जब मानवीय चित्रों का निषेध था तो फूल पत्तियों के अलंकरण की प्रधानता प्रत्येक भवन में मिलती है। हम जिस किसी भी भवन को अगर देखते हैं उसमें हमें अत्यधिक अलंकरण फूल पत्तियों से मिला हुआ मिलता है। इस प्रकार मुगल स्थापत्य कला की प्रधान विशेषता ये थी कि उसमें फूल पत्तियों का सुंदर अलंकरण किया गया था। पांचवा पॉइंट है संगमरमर के पत्थर का प्रयोग। मैं पूर्व में भी जानकारी दे चुका हूँ, पुनः स्मरण करवाता हूँ कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण में संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया था। इसी प्रकार कई ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुगल स्थापत्य कला के स्मारक या महल हैं जिसमें संगमरमर का सुंदर प्रयोग किया गया, इसलिए संगमरमर के प्रयोग की प्रधानता मुगल स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अगला और अंतिम जो बिंदु है वह है पित्रादुरा शैली का प्रयोग। मुगल स्थापत्य कला में पित्रादुरा शैली का प्रयोग है। पित्रादुरा शैली क्या है इसके बारे में जानकारी करनी अनिवार्य है। पित्रादुरा शैली से अभिप्राय पत्थर पर नक्काशी का कार्य। मुगल स्थापत्य कला में पत्थर पर नक्काशी का कार्य सुंदर किया गया था। उत्कीर्ण पत्थर पर उत्कीर्णता बहुत सुंदर थी, नक्काशी का कार्य बड़ा बारीकी से किया गया था, इसलिए मुगल काल में पित्रादुरा शैली का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पर जो भी मुगल कालीन भवन बने हैं, चाहे दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद और भी आगरे का लाल किला, जितने भी जो स्थापत्य कला के जो स्मारक हैं, चाहे सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, जितनी भी जो मुगल स्थापत्य कला के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, जो भवन हैं, वे निश्चित रूप से इस तथ्यों की प्रधानता के साथ निर्मित हुए हैं। धन्यवाद।